हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर। साथियों, जो कि आपकी हिंदी जो भाषा रहती है ये फर्स्ट रहता है आपका, जैसा कि पता ही होगा, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित ये प्रैक्टिस सेट पेपर है आपका, जो कि जितने भी स्टेट में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपको हिंदी का एक पोर्शन रहता है, जो कि भाषा आपकी प्रथम में रहता है। ठीक है, तो उसी का एक प्रैक्टिस सेट पेपर है साथियों, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोगों को सभी क्वेश्चनों का आंसर देना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से उसको पढ़ना है और अपने दिमाग में सेव भी करते चलना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर देना। अगर इसी प्रकार से आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करना। तो साथियों, आप लोगों को आंसर देना है, आपको बिल्कुल भी ये मत भूलना है कि हमें आंसर नहीं देना है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते चलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन पर। ठीक है, तो देखते हैं अपन 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले साथियों आपको बाल विकास का क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, बाल विकास के जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं पहले पोर्शन में वो करा दिए गए हैं। उसके बाद आपके 31 नंबर से ये हिंदी का सेट है आपका। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिकता क्या है, प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या मानी जाती है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की? अधिगम, स्मरण, विस्मरण या फिर शिक्षण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो जी हाँ साथियों, इसका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया जो होती है अधिगम होता है, यानी कि सीखना होता है। ठीक है ना? ठीक है, अधिगम को ही अपन क्या कहते हैं? सीखना, यानी कि इसी को अपन कह सकते हैं लर्निंग। ठीक है, लर्निंग भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। तो मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का विकास कैसे होता है? भाषा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, लेखन क्रिया द्वारा या फिर पाठन क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो मनुष्य की जो संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मनुष्य की जो संस्कृति और जो सभ्यता का विकास होता है साथियों, वो भाषा के ही द्वारा आपका होता है। ठीक है, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकें, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा ये संभव हो सकता है आपका? तो व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, ये सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा, या फिर अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकें, इस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है। क्या होता है आप लोग भी बताइएगा इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर। तो आशा करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा जो बालकों को योग्य बनाना होता है या नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सकते हैं, तो वो अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा ही सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आयोजन का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो क्वेश्चन आपको आता ही होगा। ठीक है, आयोजन का विलोम शब्द क्या होगा? संयोजन, विघटन, वियोजन या फिर नियोजन। आयोजन का आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो आयोजन का आपका जो विलोम शब्द होगा, आयोजन का वियोजन हो जाएगा। ठीक है, ना कि नियोजन। आयोजन का क्या होगा? वियोजन होगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तार का आपको विलोम शब्द बताना है। विस्तार का क्या होता है? लघु, छोटा, सूक्ष्म या फिर संक्षेप। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो विस्तार का जो विलोम शब्द होगा वो विस्तार है, यानी कि फैला हुआ है, और सीमित यानी कि संक्षेप। ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा किसका? विस्तार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? वह सायकालीन से बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? गोधूली, अपराह्न, संध्या या फिर निशीथ। ठीक है, तो क्या होगा वो समय जब पशु वन से चरकर लौट कर आते हैं? ठीक है, तो क्या हो बनेगा उसके लिए एक शब्द?
तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो गोधूली हो जाएगा। ठीक है, जब पशु अपने वन से चर कर के लौट कर आते हैं तो वो सायंकालीन जो बेला है वो उसको अपन क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। स्पर्श का आपका जो विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए आप प्रयोग करेंगे तो उसमें उपसर्ग का प्रयोग क्या होगा, आप लोगों को बताना है। इसका नी होगा, अनु होगा, या फिर आ होगा, या फिर कु होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रश्न को पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि विलोम बनाएंगे तो कैसा बनेगा। तो ये आपका बनेगा अस्पृश्य। ठीक है, अस्पृश्य। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो जैसा कि आपने पता ही होगा कि जो उपसर्ग होता है वो आगे वाला शब्द आपका होता है। ठीक है, तो आ छोटा आप हो जाएगा आपका उपसर्ग। ठीक है, तो स्पर्श शब्द को विलोमार्थक, तो विलोमार्थक बनाएंगे, अस्पृश्य बनेगा स्पर्श का। ठीक है, और इसमें अगर आपसे उपसर्ग पूछ लिया जाए तो छोटा आ आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाले के लिए एक शब्द बनेगा, उसको क्या कहेंगे, परिधि, परिभाव, परिभू, या फिर परिभूत। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा, चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाले के लिए परिभू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा आपका परिभू बनेगा। ठीक है, जो चारों ओर से घेरता है या आच्छादित करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, परिभू कहलाता है आपका। ठीक है, डा का उच्चारण स्थान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा, डा अड़ा क्या बोलते हैं, कहाँ से ध्वनि निकलती है आपके नासिक से, कंठोष्ठ से, मूर्धन से, या फिर कंठ तालव्य से। तो डा का जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिक होता है। ठीक है, तो ये पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो सा ध्वनि है जो सा है, इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है, दंत, मूर्धा, तालु, या फिर दंतालु। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं तो आप लोग एक बार इसको बोलकर देख लिया करो। ठीक है, तो सा बोलते हैं सा, तो क्या आ रहा, सा, जीभ अपनी ऊपर जा रही है ना, कहाँ टकरा रही है, तालू पर। ठीक है, तो सा क्या सा का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। सूर्योदय संधि विच्छेद बताना है आपको सूर्योदय शब्द का, सूर्योदय या सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, या फिर सूर्य प्लस उदय। तो क्या बनेगा सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद। तो साथ ही सूर्योदय का जो संधि विच्छेद बनेगा वो सूर्य प्लस उदय, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यथाशक्ति में क्या समास होगा, या वैभाव, या तत्पुरुष, दिगु, या फिर कर्मधार। तो यथाशक्ति में क्या समास होना चाहिए आप लोग भी बताइएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों यथाशक्ति में आपका जो समास होता है वो यव्ययी भाव समास आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपका एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म, या फिर पुनर्आजन्म। क्या बनेगा पुनर्जन्म का संधि विच्छेद। तो पुनर्जन्म का जब आपका जो संधि विच्छेद बनेगा वो पुनः प्लस जन्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो जो साथियों जो हिंदी के शब्द होते हैं उनका जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के, संज्ञा के, क्रिया के, या फिर सर्वनाम के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है वो होता है आपका साथियों, वो क्रिया के आधार पर होता है। ठीक है, तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो क्रिया के आधार पर होता है। जैसे कि अगर अपन लोग बनाएंगे कोई भी वाक्य की, वह क्या, बह जाता है,
ठीक है, बह जाता है, बह जाता है यानी कि पुल्लिंग है। बह जाती है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। बह जाता है इसमें क्या होगा, पुल्लिंग। बह जाती है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कबीरा सोई पीर है, जे माने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। इस उपरोक्त पंक्तियों में आपका कौन सा अलंकार है, यमक है, पुनरुक्ति है, श्लेष है या फिर रूपक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। तो यहाँ पर पीर पीर शब्द दिखाई दे रहा ना आपको, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जहाँ भी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो अर्थात उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार आपका होता है। ठीक है, क्या होता है, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, इन प्रस्तुत पंक्तियों में भी कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर आपका वक्रोक्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार कैसे होगा कि तरनी तनुजा में ये आपका दिया हुआ है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इन पंक्तियों में जो आपका वो होगा, इसमें आपने देखा होगा कि ता का शब्द बार बार आपका आ रहा है इसमें। ठीक है, ता वर्ण की जो आवृत्ति है, इसके आवृत्ति बार बार होने का अर्थ है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपका होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होने के कारण ही यहाँ पर ता की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, अब रस पूछ लिया है आपसे, अद्भुत रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। साथियों आप लोग जरूर आंसर कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। ठीक है, तो इसमें आपका जो रस है वो भक्ति का रस आपका हो जाएगा। ठीक है, भक्ति रस यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। ये आपने पढ़ा ही होगा, रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लागी बैर। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, सोल्ठा है, चौपाई है, रोला है या फिर आपका दोहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लागी है बैर। इन पंक्तियों में जो आपका छंद होगा वो आपका दोहा होगा। ठीक है, दोहा यानी कि चौथा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। प्रेस करने से क्या होगा साथियों, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप लोग उसको नई नई वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आंसर भी आप लोग जरूर कमेंट करते आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे और उसका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताते जा रहे होंगे। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट करते रहिएगा और आंसर देते रहिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात को बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा या फिर आपको उस बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द की अनेकार्थी हैं, पानी, अग्नि, मोती या फिर आकाश। तो प्रतिष्ठा जल चमक जी शब्द जो हैं वो अनेकार्थी हैं कौन से चीज़ के, तो साथियों वो हैं आपके पानी के। ठीक है, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पानी शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं, प्रतिष्ठा जल चमक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है। ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है खड़ी बोली में, अवधी में, राजस्थानी या फिर ब्रज। तो सूरदास ने जो सूरसागर रचना
की है वो कौन सी भाषा में की है, ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये ब्रज भाषा में इन्होंने सूरसागर की रचना की है, ठीक है। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता कहानी के लेखक कौन है। तो पिता कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, शेखर जोशी, उदय प्रकाश, उषा प्रेमवदा या फिर ज्ञान रंजन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पिता कहानी के लेखक कौन है। तो साथियों पिता कहानी के जो लेखक हैं वो ज्ञान रंजन है, ठीक है। ये चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन है पिता कहानी के लेखक, आधुनिक कहानीकार जो हैं वो ज्ञान रंजन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकायतन किस कवि की रचना है। लोकायतन किस कवि की रचना है, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो लोकायतन किस कवि की रचना है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ये कहाँ फेमस रचना है, कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कौन सी, लोकायतन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं उनका नाम आपको बताना है, भगवती चरण शर्मा वर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन या बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चलें, ठीक है। तो ये कवि हैं जो रचनाकार हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों की आपको रचयिता को बताना है, ठीक है। कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, इसकी और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका दुख ही जीवन है जो नहीं कही, ठीक है। इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो आपके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी, ठीक है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद या किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रेमचंद, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो ठेठ हिंदी का ठाठ के जो लेखक हैं वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, ठेठ हिंदी का ठाठ हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिओद इसके लेखक हैं, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है जो कि आपको 55 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन हैं। इसी को पढ़ कर के आपको वो क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। और साथियों ये पैराग्राफ जो आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें आपको कोई भी चीज़ की मेहनत नहीं करनी होती है, इसी में आपको आंसर मिल जाते हैं क्वेश्चनों की। तो आशा करूँगा कि आप लोग वीडियो को रोक करके ये इतना पढ़ लें, ठीक है। मैंने पढ़ लिया है, अगर आपको पढ़ कर के बताएंगे तो आपका साथियों बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को रोक कर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या देखना है, डायरेक्टली आंसर देखना है। तो आपने इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो शीर्षक मैंने आपको एक बार और बताया था साथियों, जब भी आप लोग कोई भी पैराग्राफ पढ़ें वहाँ पर जिस चीज़ की भी पुनरावृत्ति या जिस चीज़ का बखान हो रहा हो, जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो उस पैराग्राफ में, वही उस गद्यांश का क्या होता है, शीर्षक होता है, ठीक है। तब आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे आप लोग कई लोग होंगे जो ये भूल जाते हैं कि इसका यार शीर्षक क्या होगा। तब आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि जो भी गद्यांश में आपकी किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही हो, या जिस प्रकार से आपको आगे चलने के बाद आपको जो मिलने वाला हो उसके बारे में अधिक आपको ज्ञान की ओर ले जाया जा रहा हो, वही आपका पॉइंट होता है यानी कि शीर्षक होता है, ठीक है। तो क्या है उसमें, असंतोष, लोभ और असंतोष, धन लोभ या फिर लोभ और
प्रीति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस जो गद्यांश में आपका जो शीर्षक है लोभ और असंतोष के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है। तो मनुष्य का जो अंतःकरण है वो सदैव अभावमय क्यों रहता है। इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, या वह सात्विक जीने लगता है, या जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है, या फिर चौथा है लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मनुष्य का जो अंतःकरण सदैव अभाव में रहता है वो जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसा आपने शीर्षक पढ़ा कि धन, लोभ और असंतोष, यानी कि इंसानों के पास जितना भी होगा या मनुष्य के पास जितना भी होगा उसको हमेशा चाहत होगी कि हमें और चाहिए अभी। ठीक है, धन हो या कोई भी चीज़ हो, इसलिए इसी में बताया गया है कि जितना है उतने से वो प्रसन्न कभी नहीं रहता है, उसको प्रसन्न होने का कभी अवसर नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो अधिक के प्रयास में लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अंताकरण का, अभावग्रस्त का, सात्विक का, या फिर अभावमय का। ठीक है, तो अब आपको वो सब छांटना है जिसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो नहीं हुआ है अभावग्रस्त का। ठीक है, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। तो सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, परोपकार, भक्ति, धन, लोभ, या फिर संतोष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सात्विक जीवन का जो अंग कहा गया है वो संतोष को कहा गया है। क्यों कहा गया है, जितना अपने पास है, जो कुछ अपने पास है उसी में खुश अगर रहना सीख जाओगे तो ये जीवन का सात्विक अंग कहलाएगा, यानी कि जिसको अपन कहते हैं संतोष, संतोष की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग अपने नंबर को काउंट जरूर कर लें। हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने 30 में से कितने नंबर अर्जित किए हैं। 25 या 30, जितने भी आपने नंबर अर्जित किए हैं वो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट में अपने नंबर को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। संतोष प्राप्त होने का दुख माना गया है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है, या फिर धन प्राप्त न होने का दुख माना गया है, या लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं चैनल पर तब। ठीक है, तो जो हमारे भाई बहन पहले से ही जुड़े हुए हैं वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और जो नए हैं वो भी साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो साथियों खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें, इसी आशा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।